वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम लेकर आ चुके हैं 2026 की बांग्लादेशी मूवी बनोलोता एक्सप्रेस की स्टोरी। कहानी की शुरुआत में हम जाफर नाम के लड़के को देखते हैं जो कि रेलवे स्टेशन में अपने फ्रेंड मीर का इंतजार कर रहा है। अब जैसे मीर आता है तो जाफर हल्ला करता है कि यार तुमने आने में इतनी देर कर दी, ट्रेन छूट गई होगी हमारी। मीर कहता है कि ये बांग्लादेश है मेरे भाई, यहाँ ट्रेन हमेशा लेट आती है, और वैसे तुमने सिर्फ 24 घंटे के लिए इतना बड़ा ट्रॉली बैग क्यों लेके रखा हुआ है, कितने बार कपड़े चेंज करने वाले हो भाई। तो जाफर कहता है कि क्या करूं यार, जैसे मैंने अपनी अम्मी से कहा कि मुझे एग्जाम देने जाना है तो उन्होंने मेरे सारे बुक्स पैक करके रख दिए कि रास्ते में रिवीजन करते जाना। अब उनको क्या पता कि मेरा तो एग्जाम भी नहीं है। मीर कहता है कि माना कि हमारा एग्जाम नहीं है मगर रूबी का तो है, ट्रेन जर्नी में तुम्हें अच्छा टाइम मिल जाएगा रूबी को इम्प्रेस करने का। अब बातों ही बातों में जाफर को पता चलता है कि मीर ने टिकट भी नहीं निकलवाई। बताओ यार, मतलब टिकट भी नहीं ली अभी तक उसने, और बिना टिकट के ही वो जर्नी करने वाले। तो जाफर डर जाता है कि यार ऐसे में कहीं पकड़े ना जाए हम। तो मीर कहता है अबे देखा आ जाएगा, जो होगा टेंशन मत ले। इसके बाद हम चित्रा नाम की लड़की को देखते हैं जो कि प्लेटफॉर्म पे खड़े अशरफ नाम के लड़के को देखती है, जो कि अपनी आखिरी बच्ची भी माचिस की तिल्ली से अपनी सिगरेट जलाने की कोशिश कर रहा होता है। चित्रा उससे कहती है कि क्या ये स्लीपर कोच है, तो वो कहता है हाँ, और पहली ही नजर में अशरफ को चित्रा पसंद आ जाती है। वो उसको निहारने के चक्कर में माचिस की तिल्ली पे ध्यान देता नहीं और जलते जलते बचता है, बेचारा सिगरेट भी नहीं जला पाता। इधर हम देखते हैं कि चित्रा जब अपने केबिन में जाती है तो वहाँ पे पहले से दो आदमी मौजूद होते हैं। एक तो प्रोफेसर राशिद जिसने पूरा केबिन सिगरेट के धुएं से भर दिया था, और दूसरा नाजिम। तो नाजिम चित्रा को सलाम करता है और फौरन वहाँ से चला जाता है। धुएं की वजह से चित्रा को खांसी होती है और वो प्रोफेसर राशिद से कहती है मुझे जहाँ तक पता है केबिन में मैं अकेले ही ट्रेवल करने वाली हूँ। तो राशिद बिना कुछ बोले चुपचाप अपना टिकट दिखा देता है, मतलब वो ये बताना चाह रहा है कि मैं भी ऐसे नहीं आया मुंह उठा के। अब उनको यूं लुंगी में देखकर चित्रा बड़ा अनकंफर्टेबल फील करती है और फौरन उस केबिन से निकल जाती है। तो बाहर दोस्तों उसको ट्रेन का एक कर्मचारी मिलता है जिससे वो अपनी प्रॉब्लम बताती है। तो वो कहता है कि डोंट वरी, मैं उस आदमी से बात करता हूँ। पर जैसे ही वो कर्मचारी उस केबिन में जाता है तो राशिद पैसे देकर उसका मुंह बंद करवा देता है। और फिर होना क्या था, कर्मचारी उल्टा चित्रा से कहता है कि या तो आप इसी केबिन में एडजस्ट कर लीजिए या फिर आपको दूसरी जगह जाना पड़ेगा, दूसरे केबिन के पैसेंजर से बात करके अपनी सीट एक्सचेंज कर लीजिए। तो इस तरह दोस्तों पैसा हो तो क्या नहीं हो सकता। इसके बाद हम अजीज और उसकी फैमिली को देखते हैं। अजीज आज इस ट्रेन से अपनी बीवी रजिया और 9 से 10 साल की बेटी अफिया के साथ ट्रेवल करने वाला है। उसकी वाइफ की बात करूं तो रजिया प्रेग्नेंट भी है दोस्तों, 9 महीने की, मतलब कभी भी उसकी डिलीवरी हो सकती है। जैसे ही अजीज अपनी फैमिली के साथ ट्रेन में चढ़ने जाता है वैसे ही उसको अशरफ टोक देता है। वो अजीज से लाइटर मांग रहा होता है पर अजीज के पास तो लाइटर है ही नहीं। तो तभी रजिया कहती है कि अरे आप इनको लाइटर क्यों नहीं दे देते। तो अजीज गुस्सा करते हुए कहता है कि मैंने कितनी बार कहा है कि मैं सिगरेट छोड़ चुका हूँ, तुम्हें यकीन क्यों नहीं होता मुझ पे। फिर वो अशरफ से कहता है कि आपको एक बात बताइए, शर्म नहीं आती क्या, एक प्रेग्नेंट लेडी के सामने आप स्मोकिंग करने के लिए मुझसे लाइटर मांग रहे हैं, आखिर आप हैं कौन। तो अशरफ बता देता है कि मैं डॉक्टर अशरफ हूँ। लेकिन अजीज को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता और वो उसको डांट कर ट्रेन में चढ़ जाता है, जहाँ चित्रा अपनी फ्रेंड से कॉल पे बात कर रही होती है। मगर जैसे ही वो अजीज और उसकी फैमिली को देखती है तो कॉल कट करके रजिया को सलाम करती है ताकि उससे उसकी बॉन्डिंग अच्छी हो सके, क्योंकि उसको कोई फीमेल मिल गई है ना तो ज्यादा उसको डर नहीं लगेगा। रजिया भी सलाम का जवाब दे देती है पर अजीज बिल्कुल भी फ्रेंडली नहीं होता। वो अपनी बीवी बच्चे के साथ केबिन में घुसकर उसका दरवाजा बंद कर लेता है। अब इसके बाद चित्रा एक दूसरे केबिन का दरवाजा खटखटाती है जिसमें दोस्तों एक गुस्सैल बुढ़िया बैठी होती है। वो चित्रा पे बरस पड़ती है कि ऐसा क्या ताका झाकी कर रही हो मेरे केबिन में। और ये बूढ़ी औरत कोई और नहीं अशरफ की माँ है दोस्तों। वो अशरफ को आवाज लगाती जिससे चित्रा थोड़ा डर जाती है और वापस से अपने केबिन में चली जाती है, जहाँ राशिद उसे कन्फ्रंट करता है कि क्या हो गया, नहीं निकाल पाई ना मुझे इस केबिन से। दूसरी ओर मीर और जाफर चेयर वाले कोच में जाकर बैठ जाते हैं बिना टिकट के। रूबी तो जाफर को देखकर हैरान हो जाती है और उसे कहती है कि यार एक बात बताओ, तुम मुझ पे चांस मारने आए हो क्या। तो मीर झूठ बोल देता है कि अरे मेरा एग्जाम है तो मैं जाफर को मॉरल सपोर्ट के लिए लेकर आया हूँ। इसके बाद हम वीआईपी बोगी देखते हैं दोस्तों, जिसमें एक मिनिस्टर अपनी फैमिली के साथ ट्रेवल करने वाला है और उन्हें बिल्कुल 5 स्टार वाली ट्रीटमेंट मिल रही है। इसके अलावा इस ट्रेन में एक डेड बॉडी भी ट्रेवल कर रही है जिसकी मौत 3 दिन पहले हुई थी। अब वो भूत बन चुका है दोस्तों, मगर उसे अपने पास्ट के बारे में कुछ भी याद नहीं है। वो ट्रेन की हर बोगी में जाकर ये देख रहा है कि कहाँ पे क्या चल रहा है। तभी ट्रेन स्टार्ट हो जाती है और एंड टाइम पे नाजिम अशरफ के लिए मसीहा बनकर आ जाता है और उसकी सिगरेट जला देता है फाइनली, जिससे खुश होकर वो दोनों एक दूसरे को हक कर लेते हैं और फिर दोनों ट्रेन में चढ़ जाते हैं। ट्रेन में चढ़कर भी अशरफ उसे एक और बार हक करते हुए शुक्रिया अदा करता है। पता नहीं यार, उसने तो सिर्फ सिगरेट जलाई लेकिन लग रहा है बहुत बड़ा काम कर दिया। इसके बाद वो अपनी केबिन में चला जाता है। वहीं हम नाजिम के पास अशरफ के वॉलेट को देखकर ये समझ जाते हैं कि नाजिम एक पॉकेट मार है दोस्तों। अशरफ जब अपनी माँ के पास जाता है तो देखता है माँ ने तो अपनी नाक शॉल से ढक के रखी हुई है क्योंकि उनको
लाश की स्मेल आ रही है। अब वो खिड़की खोलने को कहती है तो अशरफ कहता है कि एसी बोगी में खिड़की नहीं खोली जाती, लेकिन उसकी माँ उस पर गुस्सा हो जाती है और कहती है कि मुझे पता है तुमने एसी बोगी में जानबूझ के टिकट कराया ताकि मैं लोगों से बातचीत ना कर सकूं, है ना। उधर दोस्तों अजीज की बेटी ने खिड़की खोल के रखी है, पर जैसे ही ट्रेन चलना शुरू होती है तो अजीज फौरन खिड़की बंद कर देता है क्योंकि बाहर बड़ी तेज ठंड थी। वो नहीं चाहता था कि उसकी फैमिली ठंडी हवा की वजह से बीमार पड़े, मगर रजिया और अफिया को बंद केबिन में घुटन महसूस होती है। दोनों माँ बेटी वॉशरूम यूज करने के बहाने से बाहर जाती हैं। अब बाथरूम में उस वक्त थी चित्रा, जो कि अपनी साड़ी चेंज कर रही थी। पहले तो उसने दुल्हन की तरह लाल साड़ी पहन के रखी थी, मगर अब बदलकर पिंक साड़ी पहन ली होती है। इसके बाद दोस्तों हम मिनिस्टर को देखते हैं तो बासिर नाम का एक रेलवे कर्मचारी मिनिस्टर से कहता है कि सर आपसे मिलके बहुत खुशी हुई, सच बता रहा हूँ, मैं आपके होम टाउन से बिलोंग करता हूँ, पढ़ाई भी बिल्कुल उसी स्कूल से करी है जहाँ से आपने पढ़ाई करी थी। तो मिनिस्टर का पीए मजाक उड़ाते हुए कहता है कि लगता है सर आपके पास आउट होने के बाद उस स्कूल की हालत बहुत खराब हो गई है, तभी तो उस स्कूल के स्टूडेंट तो आप भी रहे, आप तो एक महान एजुकेशन मिनिस्टर बन चुके हैं और अब लगता है लोग रेलवे के चपरासी बने घूम रहे हैं। एक्चुअली वो उसी आदमी को कह रहा था दोस्तों, चपरासी, और लगता है अब ये पूरी जर्नी में आपकी जी हुजूरी करने वाला है। तभी मिनिस्टर की वाइफ कहती है क्या फर्क पड़ता है कौन किस पोजीशन में है, अरे सभी को किसी ना किसी की जी हुजूरी करनी पड़ती है। कभी आपने अपने एजुकेशन मिनिस्टर को प्राइम मिनिस्टर के सामने देखा है। जिसके बाद दोस्तों पीए और बासिर दोनों वहां से चले जाते हैं। अब हम एक चीज नोटिस करते हैं कि मिनिस्टर अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता है, इसीलिए वो उसकी कड़वी बातों को दिल में नहीं लेता। मैडम जी कहती है जाओ आपकी साली आपको बुला रही है, और फिर हमें पता चलता है दोस्तों कि मिनिस्टर की लाडली साली की हाल फिलहाल शादी हुई है और ये लोग फुल फैमिली ट्रेन जर्नी एंजॉय करने के लिए ट्रिप पे जा रहे हैं। ये स्टोरी 90s पे बेस्ड है, ठीक है। इनके पास कोई स्मार्टफोन वगैरह नहीं है दोस्तों। अब ट्रेन में बोरियत ना आए इसके लिए साली साहिबा ने अपने एक फेवरेट बैंड ग्रुप को और एक कैमरामैन को भी बुलाया होता है। इधर आ जाइए दोस्तों, चित्रा के दिमाग खराब हो रहा था अपने केबिन में। ठंड की वजह से वो खिड़की खोल नहीं सकती थी और बंद केबिन में राशिद की लगातार सिगरेट पीने की धुएं से उसका दम घुट रहा होता है। अब वो उसको थोड़ा कम सिगरेट पीने को कहती है, पर वो तो बिल्कुल अकड़ में रहता है कि मुझे तो आदत है, मुझे पीने से कोई नहीं रोक सकता। तो वो कहती है कि एटलीस्ट बाहर जाकर पी लीजिए ना, पी नहीं है तो। मगर वो कहता है कि मुझे तो दिक्कत है, घुटनों में बड़ा दर्द होता है, बार बार उठना बैठना पॉसिबल नहीं है मेरे लिए। तो गुस्से में चित्रा ही वहाँ से बाहर चली जाती है। अब वहाँ दोस्तों अशरफ और उसकी माँ के बीच भी आर्गुमेंट हो रहा था। वो तो बस इतना पूछ रही थी कि बेटा तुम्हारे मुंह से सिगरेट की स्मेल आ रही है, तुम मुझे ये बताओ कि तुम हमेशा क्यों पीते रहते हो ये, और पीते भी हो तो किसी टेंशन में पीते हो क्या? अब सिगरेट पीते हो तो शराब भी पीते होंगे। तो इरिटेट होकर अशरफ कह देता है कि हाँ हमेशा पीता हूँ मैं, क्योंकि मैं हमेशा टेंशन में रहता हूँ और सबसे ज्यादा मुझे आपकी टेंशन होती है। ये सब कहते कहते वो केबिन से बाहर जाने लग जाता है। तो उसकी माँ कहती है तुम जा कहाँ रहे हो पर? अब वो झल्लाते हुए कहता है कि शराब पीकर रात भर डांस करने के लिए जा रहा हूँ, आपको भी आना है क्या? इस तरह इनका यहाँ पे आर्गुमेंट चलता है। अब आगे हम देखते हैं दोस्तों कि अशरफ कैफेटेरिया में आ चुका है, जहाँ उसे उदास चित्रा दिख जाती है। तो वो ताश के पत्तों से मैजिक दिखाकर चित्रा का मूड ठीक करता है। दोनों फिर बातचीत करने में लग जाते हैं और अशरफ कहता है कि मैं एक डॉक्टर हूँ, पर जब मूड ऑफ होता है तो मैजिक ट्रिक दिखाता हूँ। मेरी माँ बूढ़ी हो चुकी है और हर वक्त मुझ पे चिल्लाती रहती है, इसीलिए मैं अपने केबिन से भाग आया हूँ। और जब अशरफ को पता चलता है कि चित्रा अपने केबिन में इसलिए नहीं रह पा रही है क्योंकि राशिद एक चेन स्मोकर है, तो वो एक सोल्यूशन देता है कि क्यों ना हम दोनों अपना अपना केबिन एक्सचेंज कर लें। आप मेरी माँ के साथ रुक जाओ और मैं आपके केबिन में चला जाता हूँ, मुझे स्मोकिंग से कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद दोस्तों हम जाफर और रूबी को देखते हैं। दोनों आपस में बातचीत कर रहे होते हैं और तभी वहाँ टिकट चेक करने वाला आ जाता है। अब उसको देखकर मीर और जाफर तो बहाना बना के खिसक जाते हैं। इधर राशिद अपने केबिन में बुक रीड करते करते स्मोकिंग कर रहा होता है। अचानक उसकी नजर पड़ती है अफिया पे, जो अपने पेरेंट्स के केबिन से निकलकर यहाँ पर आ गई थी और वो इस स्टोरी को सुन रही थी। तो राशिद उसको देखकर फौरन अपनी सिगरेट बुझा देता है और आफिया उसको टोकती भी है कि इतना पीना सही नहीं है सेहत के लिए। तो वो बस इतना कहता है मैं छोड़ दूंगा। अब आफिया कहती है आप झूठ क्यों बोल रहे हैं और आप मेरे कहने पे स्मोकिंग कैसे छोड़ सकते हैं? मेरे यहाँ से जाते ही आप देखना फिर से शुरू कर देंगे। अब ये सुनकर राशिद को बड़ी हैरानी होती है कि कितनी बेधड़क और स्मार्ट बच्ची है। वो उससे थोड़ी बातचीत करता है और फिर वो अपने पेरेंट्स के केबिन में लौट जाती है। दोस्तों अफिया के वहां से जाते ही अशरफ आता है वहां पे और अशरफ की माँ के पास चित्रा जाती है, जहाँ सवाल पूछ पूछ कर वो औरत चित्रा का दिमाग खराब कर जाती है। दोस्तों जैसा कि बेटा तुम कहाँ की हो, कहाँ जा रही हो, तुम्हारी शादी हो गई, कोई पसंद है तो लड़का क्या करता है, वगैरह वगैरह। और इधर अशरफ राशिद के साथ और मजे करता है, ड्रिंक करने बैठ जाता है। तभी रेल कर्मचारी नाजिम को पकड़ कर लाता है राशिद के पास सीधे और कहता है कि कुछ देर पहले ये आदमी यहाँ पे बैठा हुआ
था, है ना? देखिए, इसने आपके 1000 रुपए चुराए हैं, वरना इस पॉकेट मार के पास 500 के 2 नोट कहाँ से आए? तो राशिद कहता है कि अरे आप इनको गलत समझ रहे हैं, इससे मैंने ये मफलर खरीदा था 1000 रुपए में, इसीलिए इनके पास ये पैसे आए। और तब जाकर वो रेल कर्मचारी नाजिम को जाने देता है। तभी अशरफ नोटिस करता है कि उसका वॉलेट सच में गायब है, मगर अब वो शर्मिंदगी के मारे कुछ कह नहीं पाता यार। इधर आफिया जाती कैफेटेरिया में, वो जाफर से कहती है कि आप मुझे सिखाएंगे क्या? तो वो कहता है क्या? आफिया कहती है उल्टी किताब पढ़ना। और जाफर नोटिस करता है कि मैं तो टीटी के डर के मारे उल्टी किताब पकड़ के बैठा हुआ था। वो किताब सही करता है और आफिया से पूछता है कि तुम कौन हो, तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ हैं, क्या तुम खो गई हो? तो वो कहती है कि अरे आप मेरी इतनी टेंशन मत लीजिए, अपनी टेंशन करिए। तभी टीटी कहता है कि सर आप अपनी टिकट दिखाइए, कौन से बोगी से हैं आप? जाफर की हालत खराब हो जाती है, पर आफिया उसको ये कहकर बचा लेती है कि चलो मामा चलते हैं यहाँ से, हम अपने केबिन में चलते हैं, ये लोग मुझे ठीक नहीं लग रहे। इस तरह वो डायलॉग मारती है ताकि सिचुएशन को नॉर्मल बना सके। यहाँ अशरफ की माँ बातों ही बातों में काफी इमोशनल हो जाती है और चित्रा से कहती है भूख लगे तो बताना, मैं हॉटपॉट में खाना लेकर आई हूँ। अशरफ को नहीं दूंगी, पर बहुत ही बदतमीज हो गया वो आजकल। मैं तो सिर्फ 11वीं पास आउट हूँ। जब अशरफ छोटा था तब उसके डैड की मौत हो गई थी ज्यादा शराब पीने की वजह से, और मैंने अकेले पाल पोस कर उसको बड़ा किया है, उसे पढ़ाया लिखाया, डॉक्टर बनाया, और आज वो मुझसे कहता है कि हाँ मैं स्मोकिंग भी करूंगा और शराब भी पीऊंगा। ऐसा बदतमीज हो गया है। तो अब ये सारी बातें सुनने के बाद चित्रा को उनके लिए बड़ा बुरा लगता है। वो जाकर अशरफ को सारी बातें कहती है। तो अशरफ कहता है कि मैंने सच में राशिद के साथ बैठकर ब्रांडेड विस्की पी ली है, मैं अभी अपनी माँ के पास नहीं जा सकता, वरना वो मुझ पे और गुस्सा करेंगी और खुद को भी दोष देंगी। इधर रजिया की नींद एक बुरा सपना देखने से टूट जाती है और वो जगते ही अपनी बेटी अफिया को खोजती है। तब अजीज उसे शांत करता है और कहता है कि तुम रेस्ट करो, मैं उसको लेकर आता हूँ। लगता है वो बाथरूम वगैरह गई होगी, पर अफिया तो दोस्तों जाफर के साथ चेयर कार वाली बोगी में आ गई थी और वो जाफर से मामा मामा कहकर बातें भी कर रही थी। अब रूबी जाफर से पूछती है ये बच्ची कौन है रे, इसके पेरेंट्स कहाँ पे? तो वो कहता है मुझे क्या पता कहाँ है। रूबी कहती है कि जाफर तुम इतने गैर जिम्मेदार कैसे हो सकते हो? अगर तुम्हें नहीं पता कि कौन है ये बच्ची तो पता करो ना, इसको इसके माँ बाप के पास छोड़ के आओ, जाओ, वो लोग बेचारे परेशान हो रहे होंगे। अब दोस्तों इधर मिनिस्टर को खबर मिलती है अपने पीए से कि मिनिस्टर को उसकी पोजीशन से हटा दिया गया है, क्योंकि मिनिस्टर ने अपने कॉलेज के दिनों में एक क्रांतिकारी कविता लिखी थी जो अब जाकर जनता में काफी फेमस हो गई है, और ये चीज प्राइम मिनिस्टर को पसंद नहीं आई है। उन्होंने उसे उसकी पोजीशन से बर्खास्त कर दिया। पर अब क्या दिक्कत है ना, मिनिस्टर ये बात अपनी फैमिली को बताकर उनका मूड खराब नहीं करना चाहता। बेचारे मजे करने के लिए निकले हैं ट्रिप पे, ये खबर सुनेंगे तो दिमाग खराब हो जाएगा, इसीलिए वो सब कुछ ठीक होने का नाटक करता है और अपने रूम में अकेले ही बैठ जाता है, तबीयत ठीक न होने का बहाना करके। इधर अजीज अपनी बेटी आफिया को ढूंढते ढूंढते राशिद के केबिन तक आ जाता है। अब वो राशिद और अशरफ को शराब पीते हुए देख लेता है। वो बस उनसे अपनी बेटी के बारे में पूछता है तो राशिद बता देता है कुछ देर पहले तो यहाँ पर थी, फिर चली गई थी वो, जब आगे जाकर देखो आगे होगी कहाँ। तो वो आगे जाता है, कैफेटेरिया वगैरह में ढूंढता है, चेयर कार वाली बोगी में भी ढूंढता है, पर अफिया कहीं नहीं मिलती। दरअसल दोस्तों रूबी, जाफर और मीर उसको लेकर उसके केबिन की ओर ही जा रहे थे, पर आगे इनको टीटी दिख जाता है, इसीलिए ये लोग हड़बड़ाकर राशिद के केबिन में घुस जाते हैं। अब शराब के नशे में तो राशिद था ही, तो वो बताना ही भूल जाता है कि आफिया के डैड उसको ढूंढ रहे हैं। अशरफ ने जो मैजिक ट्रिक राशिद को सिखाया था वो अब इन लोगों के सामने परफॉर्म करने की पूरी नाकाम कोशिश करता है। तभी आफिया की नजर पड़ती है शराब की बोतल पे और वो राशिद की क्लास लगा लेती है, और तभी उसके डैड भी ढूंढते ढूंढते उसे आ जाते हैं। उसके डैड तो इन लोगों पे बहुत ही गुस्सा होते हैं, वो तो ये सोचते हैं कि ये लोग मेरी बेटी को दारू पिलाने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए उसके डैड काफी सुनाते हैं इन लोगों को और अपनी बेटी को ले जाकर वापस केबिन में जाता है। तब राशिद और रूबी वगैरह कहने लग जाते हैं कि आप हमें प्रॉमिस कीजिए कि बच्चे पे हाथ नहीं उठाएंगे। तो अजीज कहता है कि मेरी बेटी है, मैं जो मर्जी करूं। तभी वहां पे आ जाती है चित्रा और कहती कि ऊपर वाले का शुक्र है कि आपकी बच्ची आपको सही सलामत मिल गई है। देखकर तो लग नहीं रहा कि ये लोग बुरे इंसान हैं, ये तीनों कॉलेज के बच्चे लगते हैं, ये डॉक्टर हैं और ये यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर। आप बस अपनी बेटी का ध्यान रखिए, उसे मारने पीटने के बजाय अच्छे से समझा दीजिए। दूसरी ओर मिनिस्टर की साली दोस्तों बहुत मस्ती में होती है। वो अपनी दीदी से पूछती है जीजू कहाँ है, दिखाई नहीं दे रहे। तो दीदी जवाब देती है कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, रेस्ट कर रहे हैं। और साली साहिबा कहती है कि मैं उनको लेकर आती हूँ, अभी रुको जरा। और वो डांस करते करते जाती है, उन्हें खींच के लेके आ रही होती है और वो गलती से टकरा जाती है रेल कर्मचारी बासिर से। वो तो यहाँ पे इन लोगों को जूस सर्व करने आया था और वो जूस छलक कर साली साहिबा के कपड़ों पे गिर जाता है। बस दोस्तों साली साहिबा गुस्से में टिमटिमा जाती है और बासिर को थप्पड़ भी लगा देती है।
उसकी खूब इंसल्ट करती है। इससे भी जब उसका मन नहीं भरता तो वो बासिर से तब तक उठक बैठक करवाती है जब तक वो रोने नहीं लग जाता। और वो तो तभी मिनिस्टर की वाइफ बीच में इंटरफियर करती है और बासिर से कहती है कि भाई आप यहाँ से चले जाओ, आपको अब इस कोच में आने की जरूरत नहीं है, किसी और स्टाफ को भेजेगा। इसके बाद वो अपने हस्बैंड से कहती है कि आपने बीच में कुछ कहा क्यों नहीं जब वो इस तरीके से बिहेव कर रही थी। आपने अपनी साली को ना कुछ ज्यादा सर पे चढ़ा लिया है। जिस पे मिनिस्टर कहता है कि मैं दरअसल कुछ और चीज सोच रहा था, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था। एक्चुअली वो तो अपनी मिनिस्टर की पोजीशन जो गई है उस पे सोच रहा था कि अब क्या करूंगा। साथ ही वो ये भी कहता है कि मेरी ये पोजीशन जाने वाली है, सोचा तुम्हें भी बता दूं, बस इसीलिए मैं थोड़ा सोचने पे लगा हुआ था। और देखो ना, जब से वो कर्मचारी गया तब से कोई दूसरा भी हमारे पास नहीं आया। इसका मतलब यह है कि उन्हें भी इस बात की खबर रेडियो से पता चल गई होगी और अब हमारी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, मतलब पहले जैसा करते थे वैसे नहीं करेंगे। इधर रूबी जाफर से कहती है आफिया के डैड उसके साथ कितना गंदा बिहेव कर रहे थे ना, और तुम थे कि बिल्कुल भूत की तरह खड़े देख रहे थे, कुछ बोला क्यों नहीं। कुछ देर के बाद दोस्तों ट्रेन एक स्टेशन पे रुकती है और रूबी ने जो जाफर को झाड़ा था ना, उसके बाद तो उसकी हिम्मत ही टूट गई थी। सोचता था कि रूबी मुझे पसंद नहीं करेगी अब, इसीलिए वो इसी स्टेशन पे उतर जाता है। मगर उसका दोस्त मीर उसको समझाता है कि भाई हिम्मत रख यार, अच्छा ही होगा। अब इधर आफिया अपने डैड से बड़ी नाराज है दोस्तों, क्योंकि उन्होंने उसे खूब डांटा है सभी के सामने। इसीलिए अजीज अपनी बेटी को मनाने के लिए इस स्टेशन पे उतरता है ताकि उसको कुछ खिला पिलाकर मूड ठीक कर दे उसका। साथ ही वो अपनी स्टोरी भी बताता है कि मेरा एक भाई था, एक दिन वो बारिश में खेल कूद करने गया था और जब घर आया तो घर में इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट छूने से उसे शॉक लगा, उसी वक्त उसकी मौत हो गई। इसके बाद से ही मेरी माँ ने कभी भी मुझे बारिश में भीगने नहीं दिया। जब मैं छोटा था ना तो मुझे बहुत गुस्सा आता था कि माँ मुझे बारिश में नहाने क्यों नहीं देती, पर जब मैं बड़ा हुआ तो मुझे माँ के दिल में छुपा वो डर समझ आया जो मेरे भाई को खोने के बाद बैठ गया था। एक बेटा तो वो खो चुकी थी, इसीलिए वो दूसरे को नहीं खोना चाहती थी। इसी तरह बेटा मुझे भी फील हुआ था, मैं नहीं चाहता था कि तुम्हें किसी भी वजह से कोई दुख हो, इसलिए बस मैं तुम्हें डांट दिया, बाकी कोई वैसा नहीं था मेरे दिमाग में। अब दोस्तों अशरफ भी स्टेशन पे उतरता है। उसे चित्रा कह देती कि देखिए बुरा मत मानेगा, मगर आपकी माँ के साथ रहना मुझे बड़ा दिक्कत लग रहा है। एक्चुअली वो मुझे अपनी बहू समझ रही है। अच्छा एक बात बताइए, क्या आपकी वाइफ का नाम नीला था? अशरफ कहता है कि जी, मौका ही नहीं मिला आपको इस बारे में बताने का। और हाँ, मैं ये भी बताना भूल गया कि मेरी माँ मेंटली थोड़ा अनस्टेबल हो चुकी है, वो कभी कभी रियलिटी और इमेजिनेशन में फर्क भूल जाती हैं। तभी दोस्तों ट्रेन होती है स्टार्ट, सभी जल्दी जल्दी ट्रेन पे चढ़ जाते हैं और आखिरी वक्त में हम चित्रा के चाचा जी को देखते हैं, जो कि चित्रा की फोटो लेकर ट्रेन में चढ़ते हैं और लोगों को उसकी फोटो दिखाकर पूछते हैं कि आपने कहीं इस लड़की को देखा है। तो वो पहुंच जाते हैं रूबी और उसके ग्रुप के पास। उन्होंने तो चित्रा को देखा ही था, मगर वो उसे पहचानने से इनकार कर देते हैं। पर चाचा जी को शक हो जाता है कि जरूर इन्हें कुछ तो पता है, पर ये मुझे बताना नहीं चाह रहा है, इसीलिए वो थोड़े चुप हो जाते हैं। और इस बार जाफर भी चुप नहीं बैठता। पहले तो वो चाचा जी के साथ तू मैं करता है और फिर उनका कॉलर पकड़ लेता है, जिससे रूबी जाफर को डांटती है कि ये क्या तरीका है अपने से बड़ों से बात करने का। वहीं ट्रेन के स्टाफ ट्रेन शुरू होने से खुश होते हैं और कहते हैं कि अब होगा खेला शुरू। मिनिस्टर की साली साहिबा ने बासिर के साथ जो सलूक किया था उसका बदला लेने के लिए लोग तैयार थे। ये स्टाफ लोग वो सिर्फ मिनिस्टर के कोच की लाइट ऑफ कर देते हैं। कुछ ही देर में साली साहिबा आती है अपने जीजू के पास और शिकायत करती कि सारी बोगी में लाइट दिक्कत कर रही है, और जगह तो सही है, बस हमारे उसमें दिक्कत है पूरी उसमें। और इधर दोस्तों अजीज अपनी बेटी के साथ जब अपने केबिन में आता है तो देखता है कि उसकी वाइफ बड़ी परेशान बैठी हुई है, क्योंकि उसका वाटर ब्रेकेज हो चुका था, यानी अब उसका लेबर पेन शुरू होने वाला है। अब अजीज बड़ा परेशान हो जाता है क्योंकि ये ट्रेन की नेक्स्ट स्टॉपेज बनोलता स्टेशन ही है, यानी आखिरी स्टेशन, और वो है काफी दूर। अब अगली सुबह ट्रेन रुकेगी, तब तक रजिया का क्या होगा ऊपर वाला ही जाने। अब हम आगे देखते हैं तो चित्रा अपने चाचा जी को जाफर से झगड़ते हुए देख लेती है और सामने से उनको टोकती भी है कि भला आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तब हमें चित्रा की लाइफ का फ्लैशबैक दिखाया जाता है और हम देखते हैं दोस्तों कि चित्रा के बचपन में ही उसके पेरेंट्स की मौत हो गई थी। उसके चाचा की कोई संतान नहीं थी, इसीलिए उन्होंने चित्रा को पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, पर उसकी चाची उसे पसंद नहीं करती थी। वो जल्दी से जल्दी चित्रा की शादी करवाना चाहती थी। चित्रा का एक्चुअली एक बॉयफ्रेंड भी था कॉलेज में, पर जब वो अपनी प्रॉब्लम अपने बॉयफ्रेंड से बताती है तो वो पीछे हट जाता है, ये कहते हुए कि मैंने अपने घर पे बात की, वो लोग तो नहीं मान रहे शादी के लिए, इसीलिए हमें ब्रेकअप कर लेना चाहिए। और ब्रेकअप से चित्रा ऐसे परेशान थी, ऊपर से उसकी चाची उसका रिश्ता एक अमेरिका में रहने वाले आदमी से तय कर देती है, जिसकी एक दूसरी शादी होनी थी। इसके साथ ही उसे पता चलता है कि उसका जो एक्स बॉयफ्रेंड था उसका रिश्ता इस इलाके की भागनी नाम की लड़की से हो गया है, जो इन्हीं के कॉलेज में पढ़ती थी। इससे चित्रा और भी दुखी हो जाती है और चाचा चाची जहाँ शादी करवाना चाहते थे उसके लिए वो हो जाती है राजी कि चलो अब जो भी ये देखी जाएगी। पर शादी वाले दिन दोस्तों दूल्हे राजा पहुंच नहीं पाते बांग्लादेश, क्योंकि उनको टाइम से वीजा नहीं मिला था। तो ये डिसाइड किया जाता है कि फोन पे
निकाह करवाया जाएगा। निकाह के टाइम की फोटो भी लड़के वाले ने मांगी थी, इसीलिए चित्रा की फ्रेंड उसे ब्यूटी पार्लर में लेके जाती है मेकअप करवाने। पर मेकअप करवाना तो एक बहाना था, दरअसल वो चित्रा को उसके घर से भगा देती है। उसने पहले चित्रा की ट्रेन टिकट करवा दी थी। चित्रा का प्लान था एक जॉब के लिए इंटरव्यू देने का, जिसके लिए उसको बोनोलोता जाना था। और दोस्तों अब आ जाइए प्रेजेंट में। चाचा जी उसे कहते हैं कि भागने से पहले एक बार मेरे बारे में सोचा नहीं बेटा। इससे पहले कि चित्रा उन्हें कुछ समझा पाती, वहाँ पे अशरफ की माँ आ जाती है और कहती है कि बहू ये कौन है? अशरफ देखना जरा कौन है ये। तो चाचा जी पूछते हैं बेटा तुमने शादी कर भी ली? तभी केबिन में अशरफ निकलता है और पूछता है जी बताइए अंकल आप कौन है? तो चाचा जी गुस्से में कहते हैं कि मेरी भतीजी को लेकर भाग रहे हो और उल्टा मुझसे पूछ रहे हो कि मैं कौन हूँ? अरे ये बताओ कि तुम कौन हो? तो अशरफ जवाब देता है कि मैं तो डॉक्टर अशरफ हूँ। और डॉक्टर सुनते ही चाचा जी का गुस्सा बर्फ की तरह ठंडा हो जाता है और वो इस रिश्ते को मंजूरी दे देते हैं। वो बैठकर अशरफ की माँ से बात करने लगते हैं कि डॉक्टर दामाद मिल गया और क्या चाहिए लाइफ में। एक काम करते हैं, इसको बढ़िया तरीके से करते हैं, अरेंज मैरिज हो जाएगी। अगर मुझे पता होता पहले तो मैं तो खुद आकर ये शादी करवा लेता। और बात इतनी बढ़ जाती है कि अशरफ और चित्रा कुछ भी क्लैरिफाई नहीं कर पाते। चित्रा परेशान होकर केबिन से बाहर आ जाती है और उसके पीछे पीछे अशरफ भी जाता है। तो उसी वक्त की बात है, अजीज जाता है रेल कर्मचारियों के पास और उन्हें अपनी वाइफ की सिचुएशन बताते हुए कहता है कि मुझे डॉक्टर की जरूरत है फिलहाल। लेकिन वो लोग तो चाहकर भी कोई हेल्प नहीं कर पाते, क्योंकि इस वक्त ट्रेन जंगल से होकर गुजर रही है और जब तक ये लास्ट स्टॉपेज तक नहीं जाते तब तक हॉस्पिटल का कोई नामो निशान ही नहीं है। खैर एक कर्मचारी बाकी पैसेंजर से पूछताछ करता है कि आप में से कोई डॉक्टर है क्या? तो इसी तरह वो पहुंच जाता है अशरफ और चित्रा के पास। सारी बात जानने के बाद ये दोनों अजीज की केबिन में जाते हैं, पर जब अजीज को पता चलता है कि अशरफ डॉक्टर है तो वो तो हेल्प लेने से मना कर देता है, क्योंकि याद होगा आपको ट्रेन में चढ़ते वक्त तो मैं हो गई थी इनकी। वो कहता है कि मेरी वाइफ को महिला डॉक्टर चाहिए। तो चित्रा उसको समझाने की कोशिश करती है कि डॉक्टर मतलब डॉक्टर होता है, महिला हो या पुरुष। और इधर दोस्तों मिनिस्टर की साली साहिबा का कैमरामैन जब देखता है ना कि मिनिस्टर के कोच की लाइट को जानबूझ के कट किया जा रहा है ट्रेन स्टाफ के द्वारा, तो वो कैमरा को लेकर स्टाफ के पास जाता है और बड़ी धौंस जमाता है कि आप लोग बहुत ही बड़ी गलती कर रहे हैं। तो स्टाफ कहते हैं कि चाय से ज्यादा तो केतली गर्म हो रही है रे। अरे तुम्हारे मिनिस्टर को उनकी पोस्ट से हटा दिया गया, अब क्या खाक करोगे? तो कैमरामैन कहता है कि शेर अगर बूढ़ा भी हो जाए ना वो शेर ही रहता है। तो इन स्टाफ भी कहते हैं कि मगर शेर को भी कई ऐसे जानवर हैं जिनसे डर लगता है। इस तरह इनके बीच में इनडायरेक्टली बहस होती है और फिर ट्रेन के स्टाफ उसके ही कैमरे से उसका एक वीडियो बनाते हैं जिसमें वो सिर्फ कच्छे में होता है और उठक बैठक करके माफी मांग रहा होता है अपनी गुस्ताखी के लिए। इसके बाद दोस्तों कैमरामैन मिनिस्टर के कोच में आकर सभी को अपनी आप बीती सुनाता है और बच्चों की तरह रोने लग जाता है। दूसरी ओर रजिया की दर्द के मारे बड़ी हालत खराब थी, इसलिए उसकी बेटी जाती है राशिद के पास और उनको अपनी माँ की सिचुएशन बताते हुए हेल्प मांगती है कि आप मेरे डैड को समझाइए ना कि वो डॉक्टर अशरफ की हेल्प ले लें। राशिद जाता है दोस्तों, पर अजीज नहीं मानता। वो अपनी बेटी को केबिन में तान कर अंदर से दरवाजा बंद कर देता है और उसी वक्त उधर से रूबी जाफर और मीर के साथ चित्रा के चाचा जी को ढूंढते ढूंढते आ रही थी ताकि जाफर चाचा जी से माफी मांगे, क्योंकि उन्होंने उनका कॉलर पकड़ा था ना। वो राशिद से कहते हैं क्या आपने चित्रा के चाचा जी को देखा क्या? तो राशिद कहता है अभी ज्यादा इम्पोर्टेंट है रजिया की डिलीवरी और उसका पति नहीं मान रहा, कह रहा है कि फीमेल डॉक्टर चाहिए, अशरफ तो मेल डॉक्टर है। तो ये लोग फिर से अजीज के केबिन का दरवाजा खटखटाते हैं और उसे बाहर बुलाकर समझाने की कोशिश करते हैं, पर अजीज का कहना यह है कि मेरा पर्सनल मैटर है, ठीक है, और आप सब बीच में अपनी नाक मत घुसेड़ो। तो ये लोग कहते हैं कि देखिए हम सभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज कर रहे हैं, इसीलिए अगर यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वो हम सभी की होगी। अब राशिद अजीज से कहता है कि हम डॉक्टर अशरफ से कहेंगे कि वो जैसे केबिन में एंटर करे तो रजिया को माँ कहे ताकि वो गंदी नजर से उसे ना देख पाए। तो अजीज कहता है कि बात सिर्फ गंदी नजर की नहीं है, उसने शराब तक पी के रखी हुई है। अरे वो कैसे हैंडल करेगा सब कुछ? उसके हाथ में अपनी बीवी बच्चे को सौंप कर मैं उनकी जान को खतरे में नहीं डालना चाहता। और जब राशिद समझ जाता है कि अजीज तो नहीं मानने वाला तो दोस्तों वो उसे अपने केबिन में ले जाकर बंद कर देता है। चित्रा अशरफ के पास जाती है बताने के लिए कि राशिद ने अजीज का इंतजाम कर दिया है, अब तुम जा सकते हो इलाज करने के लिए। तो वो कहता है कि मुझे डर लग रहा है। इसके बाद हम अशरफ की लाइफ का एक छोटा सा फ्लैशबैक देखते हैं दोस्तों, जिसमें अशरफ का बर्थडे होता है, मगर उस दिन भी उसके डैड टाइम पर घर नहीं आते शराबी होने की वजह से, जिससे उसकी माँ बहुत ही गुस्सा होती है और कुछ टाइम के बाद शराब उसके डैड की जान लेकर रह जाती है। किसी तरह बेचारी उसकी माँ अकेले ही उसे पालती है और जब अशरफ अपने पैरों पे खड़ा हो जाता है तो उसकी शादी करा दी जाती है। पर शादी के बाद भी अशरफ की जो तन्हाई है वो मिट नहीं पाती, क्योंकि अशरफ की माँ ही ज्यादातर टाइम अपनी बहू के साथ स्पेंड करती है। उसको रियलाइज होता है कि मेरी माँ मेरे लिए वाइफ नहीं बल्कि अपने लिए फ्रेंड ब्याह करके लेकर आ गई है। कुछ दिनों के बाद उसकी बीवी नीला प्रेग्नेंट हो जाती है
और डिलीवरी के टाइम माँ और बच्चे दोनों की हो जाती मौत दोस्तों, जिसके बाद से अशरफ की माँ का जो मानसिक संतुलन था वो बिगड़ गया। वो कभी कभी तो नॉर्मल रहती और कभी कभी बस इमेजिनेशन की दुनिया में जी लेती। इससे अशरफ भी काफी डिस्टर्ब रहता है। और अब प्रेजेंट में चित्रा अशरफ को मोटिवेट करती है कि तुम कर लोगे, तुम्हें काबिलियत है करने की। तो वो कुछ चीजों का इंतजाम करने को कहता है जो कि जाफर और उसके ग्रुप के लोग करते हैं। बाकी पैसेंजर से भी हेल्प लेते हैं, जैसे नेल कटर हो गया, एंटीसेप्टिक और जो भी चीजें उसमें होती है वगैरह वगैरह। तो इसमें नाजिम पॉकेट मार्ट से लेकर ट्रेन का सभी स्टाफ हेल्प करता है, मतलब जिससे जो बन पड़ता वो देता है। और इधर अशरफ डिलीवरी करने में बड़ा बिजी था, तो उधर मिनिस्टर की साली साहिबा जो बैंड ग्रुप अपने साथ लेकर आई थी, वो लोग कैमरामैन के साथ हुए बदसलूकी के बाद बुरी तरह से डर गए थे। उनको लग रहा था कि ट्रेन स्टाफ मिनिस्टर और उसके साथ जितने भी लोग हैं सभी से बदला लेने के लिए कुछ भी करेंगे, और इसीलिए वो ट्रेन को खींचकर ट्रेन को रोकने का प्लान बनाते हैं। आफिया जब अपने डैड को बंधा हुआ पाती है तो राशिद पे बड़ा गुस्सा करती है, तो वो फौरन अपने डैड को खुलवा लेती है। अजीज दोस्तों सीधा अपने केबिन में जाता है और देखता है कि अभी तक डिलीवरी नहीं हुई है, तो वो अशरफ को बड़ा टॉन्ट करने लग जाता है कि क्या हो गया, इतनी देर में तो गांव की दाई माँ भी आ जाती है, डिलीवरी करवा लेती है और आपसे कुछ नहीं हुआ। तो चित्रा कहती है कि क्यों इतनी जल्दबाजी है आपको, अरे आपको बच्चा कहीं सबमिट करना है क्या, कोई डेडलाइन है क्या आपकी। तो अजीज की बोलती बंद हो जाती है फिर, और चित्रा अजीज को शांति से केबिन के बाहर खड़े रहने के लिए कहती है। अब ट्रेन में हॉस्पिटल की तरह फैसिलिटी तो नहीं होती दोस्तों जो अशरफ सी सेक्शन से बच्चा बाहर निकाल ले, इसीलिए वो नेचुरल बर्थ की कोशिश करता है। कुछ देर में वो कामयाब भी हो जाता है और उसी वक्त मिनिस्टर की वाइफ उसे भी साथ चलने के लिए कहती है, पर वो अपनी इमेज की चिंता करता है कि मैं चला जाऊंगा तो लोग क्या सोचेंगे कि मैं मामूली ट्रेन स्टाफ से डर गया। इसीलिए दोस्तों जिनको जाना था वो चले जाते हैं, जंगल में भाग जाते हैं। अब जंगल में ट्रेन अचानक रुक जाने से बाकी पैसेंजर्स हो जाते हैं परेशान कि ये क्या हो गया, ट्रेन क्यों रुक गई। उसी वक्त अशरफ बच्चे को उसके फादर के हवाले करता है, तो इस तरह सब बढ़िया से हो जाता है दोस्तों। वहीं चित्रा अपने चाचा जी को सारी सच्चाई बता देती है कि मेरी शादी नहीं हुई है। अशरफ की माँ अपनी बहू की मौत के बाद थोड़ा खिसक गई है, इसलिए वो किसी भी लेडी को अपनी बहू कह देती है। और आप मुझ पे गुस्सा कर रहे थे इसलिए अशरफ भी नाटक कर रहा था, मैं तो घर से भागी हूँ ताकि मैं जॉब कर सकूं और मुझे अभी शादी नहीं करनी। तभी अशरफ आता है दोस्तों और पूछता है कि ट्रेन शुरू होने में कितना टाइम लगेगा, क्योंकि अभी भी दोस्तों डिलीवरी तो हो गई है लेकिन बाकी का जो प्रोसीजर रहता है ना उसको पूरा करने के लिए हॉस्पिटल ही लगेगा, और अगर वो चीज जल्दी नहीं करी तो माँ की जान को खतरा भी हो सकता है। तो ट्रेन स्टाफ लोको पायलट से बात करते हैं कि इतनी देर हो गई, ट्रेन स्टार्ट क्यों नहीं कर रहे हो। तो वो थोड़ा चेक करने के बाद बताते हैं कि ट्रेन तेज रफ्तार में थी, इसीलिए जब अचानक से चेन खींची जाए तो एक पुर्जा खराब हो गया है, अब बिना उस पार्ट को ठीक किए ट्रेन शुरू नहीं हो पाएगी। जिसके बाद दोस्तों नाजिम, मीर और जाफर ये तीनों पैदल ही निकल जाते हैं हेल्प की तलाश में। इधर अजीज अपनी वाइफ की कंडीशन के लिए अशरफ को जिम्मेदार ठहराता है और उससे लड़ाई करने लग जाता है। तब चित्रा अशरफ को लेकर साइड हो जाती है और अजीज बच्चों की तरह राशिद के पास रोने लग जाता है। बताता है कि पहले भी मैं एक चेन स्मोकर हुआ करता था, पर हाल फिलहाल डॉक्टर ने मुझे जवाब दे दिया है, मेरे पास अब सिर्फ 1 साल बचा हुआ है और मैं ये पूरा साल अपनी फैमिली के साथ हंसी खुशी बिताना चाहता हूँ। लेकिन अब मुझे डर लग रहा है, अगर मुझे भी कुछ हो गया, मेरी बीवी को भी कुछ हो गया तो हमारे बच्चों को कौन देखेगा। ये बात जानने के बाद राशिद जाता है मिनिस्टर के कोच में। वो उनको सारी बातें बताते हुए हेल्प मांगता है कि आप अपनी पहुंच का इस्तेमाल करके हेलीकॉप्टर मंगवा दीजिए ना, पर मिनिस्टर तो खुद परेशान है ना, उसकी जॉब जा रही है, इसीलिए वो तो हेल्प करने से मना कर देता है। हालांकि राशिद मिनिस्टर को बहुत समझाता भी है, बताता है कि मैं एक प्रोफेसर हूँ, मेरे जैसे टीचर्स की मदद से बच्चे अपनी लाइफ में कामयाब होते हैं, तुम्हें तुम्हारे गुरु का वास्ता है कुछ करो ना, लेकिन कुछ नहीं करता। तो फिर वो गुस्से में गाली देके चला जाता है मिनिस्टर को। कुछ देर के बाद मिनिस्टर की वाइफ उसे कॉल करती है और बताती है कि जंगल में हम कैंप फायर कर रहे हैं, चांदनी रात है, रोमांटिक गाना बज रहा है, बस तुम्हारी ही कमी है। और फिर वो बातों ही बातों में बता देती है कि जिस कविता की वजह से तुम्हारा पोजीशन गया है, याद है वो कविता तुमने कॉलेज के दिनों में मुझे इम्प्रेस करने के लिए लिखी थी, उसमें बार बार तुमने सरकार की बुराई की थी और वो कविता मैंने ही प्राइम मिनिस्टर तक पहुंचाई, क्योंकि कॉलेज के दिनों में तुम एक अच्छे देश का निर्माण करना चाहते थे, पर अब एजुकेशन मिनिस्टर बनने के बाद तुम देश में पॉजिटिव चेंज लाने के लिए कुछ नहीं कर रहे हो, हाथ पे हाथ धरे बैठे हो, उल्टा सिस्टम का तुम एक हिस्सा बन चुके हो। अब ये सुनकर मिनिस्टर को अपने बचपन का एक किस्सा याद आता है, जिसमें हम देखते हैं दोस्तों कि मिनिस्टर जब छोटा था तो उसके स्कूल में मैथ्स टीचर हुआ करते थे, जो मैथ्स पढ़ाने के अलावा दुनिया में सही गलत का भी खूब ज्ञान दिया करते थे, और वो हमेशा सच्चाई की राह पे चलते थे और चाहते थे कि बाकी लोग भी उन्हीं की तरह सच्चाई और अच्छाई के रास्ते पे चले। अब एक बारी की बात है, सरकार बच्चों के मिड डे मील के लिए अनाज भिजवाती है, मगर प्रिंसिपल और भ्रष्ट टीचर्स मिलकर उस अनाज को हड़प लेते हैं, और मैथ्स टीचर जब कंप्लेन करते हैं तो उल्टा सारे टीचर मिलकर उन्हें ही गलत प्रूफ करके सस्पेंड करवा देते हैं, जिससे मिनिस्टर को बहुत ही दुख होता है और वो अपने घर जाकर खूब रोता है कि बुरा हुआ सर के साथ। प्रेजेंट में दोस्तों मिनिस्टर रियलाइज करता है कि मैं कितना बदल चुका हूँ, मैं जिन लोगों से नफरत किया करता था खुद वैसा बन चुका हूँ। अभी तक सुबह हो जाती है और मिनिस्टर अपनी गलती सुधारने से पहले रजिया की हेल्प कर लेता है दोस्तों। वो एक
एक फोन घुमाता है और वहाँ पे आ जाता है हेलीकॉप्टर। रजिया को हेलीकॉप्टर से हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है तो अशरफ की माँ भी दौड़कर हेलीकॉप्टर में बैठ जाती है, ये कहते हुए कि मेरी बहू और बच्चे को लेकर कहाँ जा रहे हो तुम। अब दोस्तों रूबी का जो एग्जाम फर्स्ट हाफ में होने वाला था वो भी मिनिस्टर ने पोस्टपोन करवा दिया था। इन दो हेल्प की वजह से मिनिस्टर लोगों की नजरों में हीरो बन जाता है। इसके बाद वो राशिद से पूछता है कि प्रोफेसर आप अपने साथ जो लाश लेकर जा रहे हैं वो किसकी है। तो स्टोरी जाती है फ्लैशबैक में और हम देखते हैं कि राशिद येंडा नाम की लेडी के साथ विदेश में लिव इन रिलेशनशिप में रहता था। राशिद प्रोफेसर था और येंडा भी अपना करियर परस्यू कर रही थी। वो प्रेजेंट में बड़ी खुश थी मगर वो हो जाती प्रेग्नेंट। वो बच्चा डिलीवर तो कर लेती है पर एक दिन वो घर पे राशिद के लिए नोट छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चले जाती है। नोट में लिखा था कि मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना, मैं हमेशा के लिए जा रही हूँ, मुझे पता है कि तुम एक अच्छे पिता बनोगे। इसके बाद दोस्तों राशिद अपने बेटे को अपने बचपन की कहानियां सुनाया करता, जिसमें वो अक्सर अपने पिता के साथ ट्रेन जर्नी के किस्से सुनाता, जिससे राशिद के बेटे के मन में भी बांग्लादेश में ट्रेन जर्नी करना कैसा लगता है इसकी जिज्ञासा आ जाती है। पर जीवन की भागदौड़ में ये कभी पॉसिबल नहीं हो पाता। फिर सिर्फ केवल 21 साल की उम्र में राशिद के बेटे की मौत हो जाती है हार्ट फेलियर की वजह से। और प्रेजेंट में राशिद मिनिस्टर से कहता है कि अपने बेटे के खोने के बाद मुझे लगा कि उसके बचपन की विश को पूरी कर देना चाहिए, इसीलिए मैं उसको लेकर बांग्लादेश आ गया। और मिनिस्टर भी थोड़ा इमोशनल हो जाता है पर वो अपने आंसू छुपाते हुए कहता है कि मेरी शादी को 10 साल हो चुके हैं मगर मेरी कोई औलाद नहीं है, इसीलिए मैं आपकी फीलिंग नहीं समझ सकता। आखिर में वो ट्रेन स्टाफ से भी बहुत ही अच्छे से बात करता है। वो मन में बिना कोई बैर रखे अपनी वाइफ के पास चला जाता है। जाफर भी दोस्तों अब तक रूबी को प्रपोज कर चुका होता है और रूबी स्माइल करते हुए कहती है कि तुम सच में मुझे पसंद करते हो क्या, या कोई दुश्मनी है मुझसे, चाहते क्या हो कि एग्जाम टाइम में मैं तुम्हारे बारे में सोचती रहूं। इसके साथ ही अशरफ और चित्रा को भी एहसास हो जाता है कि हम दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं और वो अपनी फीलिंग्स भी कन्फेस कर देते हैं। लास्ट में हम राशिद को देखते हैं अपने बेटे की लाश को दफनाते हुए। वो साथ में अजीज को भी लेकर गया था क्योंकि राशिद में हिम्मत नहीं थी अपने बेटे की मैयत के इंतजाम करवाने की। तो यहाँ पे अजीज उसकी हेल्प करता है। उस वक्त बहुत तेज बारिश भी होती है और आज अजीज जी भर के बारिश में भीगता है। तो इसके साथ ही दोस्तों ये प्यारी सी ट्रेन जर्नी की कहानी खत्म होती है। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। ध्यान रखें अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।